गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। इसी क्रम में आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन। इससे पहले कल हमने डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं मतलब लीव्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और जल पानी के द्वारा ग्लूकोज प्रोड्यूस किया जाता है। ग्लूकोज फिर अगेन इससे नेक्स्ट जब आगे स्टार्ट होता है, ग्लूकोज को डायरेक्ट प्लांट एनर्जी के रूप में इंटेक नहीं कर सकते। ग्लूकोज से फिर एनर्जी मीन्स एटीपी में कन्वर्ट होगी। तो जो प्रोसेस है एटीपी में कन्वर्ट होने की, उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। और रेस्पिरेशन पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबा लें ताकि इसी तरह वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इट इज़ एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस अकर्स इनसाइड द लिविंग सेल्स। ये लिविंग सेल्स में होती है। ड्यूरिंग विच ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्शन, ऑर्गेनिक फूड में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन आ जाते हैं। मीन्स कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का। ब्रेक डाउन एंड एटीपी रिलीज रेस्पिरेशन क्या होता है, इट इज एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है अकर्स इनसाइड द लिविंग सेल्स। ये लिविंग सेल्स में होती है। ड्यूरिंग विच, इस दौरान ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्शन, ऑर्गेनिक फूड में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन आते हैं। ब्रेक डाउन एंड एटीपी रिलीज, जब ये टूटते हैं ऑर्गेनिक फूड जो है, ग्लूकोज और ये सब जब टूटेंगे तो एटीपी जो होगी रिलीज होगी। एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहते। जिस तरह हम पैसे को एज ए करेंसी, पैसे से हम कुछ भी फूड मटेरियल्स खरीद सकते हैं, इसी तरह प्लांट्स को एटीपी जो होती है एनर्जी के रूप में होती है। इसी से फूड एज ए फूड वो यूज करते हैं इसे। फिर रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। इस पर हमने कल चर्चा की थी, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक में क्या होता है, टू सिंपल कंपाउंड्स ब्रेक डाउन एंड मेक्स, दो सिंपल कंपाउंड टूटकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं, तो उसे एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। और कैटाबॉलिक प्रोसेस की अगर हम बात करें तो दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब टूटेंगे, ब्रेक डाउन होगा और सिंपल कंपाउंड्स बनाएंगे तो उसे हम कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि आप ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, जब ये ब्रेक डाउन होंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा और 38 एटीपी रिलीज होंगे। तो इस पूरी प्रोसेस में जो रेस्पिरेशन में अभी हम आगे देखेंगे किस तरह से 38 एटीपी रिलीज होते हैं। तो इस पूरी रेस्पिरेशन प्रोसेस में एक ग्लूकोज के अणु से 1 ग्लूकोज अणु प्रोड्यूस 38 एटीपी। वैसे तो कुल 40 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन 2 एटीपी जो होते हैं इस पूरी प्रोसेस में, तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, इसमें 2 एटीपी की जो एनर्जी है वो यूज कर ली जाती है। नेक्स्ट जो बचते हैं 38 एटीपी रिलीज होते हैं। तो ये अभी हम चर्चा करेंगे। जैसे ग्लूकोज, कल जो हमने चर्चा किया था फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बना था, आज ग्लूकोज को हम तोड़ेंगे, वो एटीपी में रिलीज होगी एनर्जी। इस पूरी प्रोसेस पर अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, जानेंगे। एनर्जी इज नॉट यूज डायरेक्टली प्लांट्स, एनर्जी जो प्लांट्स होते हैं डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते ग्लूकोज को, तो इसीलिए वो कन्वर्टेड इनटू एटीपी, इसीलिए उसे एटीपी में कन्वर्ट करके तब यूज होती है। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो ये 2 प्रकार की होती है, मीन्स एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता होगी, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें आवश्यकता पड़ेगी एरोबिक रेस्पिरेशन में। अभी हम इस पर जब चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन का इसमें रोल है। और एनारोबिक प्रोसेस में नो नीड माइटोकॉन्ड्रिया की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और इसमें 2NADH2 यूज कर लिए जाते हैं। केवल इसमें लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है, केवल इसमें एनारोबिक प्रोसेस में 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। तो इसमें अभी हम डिटेल से इन सब पर हम चर्चा करेंगे, जानेंगे। तो अभी एग्जामिनर इस तरह से इसमें से पूछ सकता है, कई क्वेश्चन बनते हैं इससे। जैसे ग्लूकोज के एक अणु से
कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, तो 38 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होती है, दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टूटेंगे, ब्रेक डाउन होंगे और सिंपल कंपाउंड बनाएंगे तो उसे कैटाबॉलिक प्रोसेस बोलेंगे। वहीं हम बात करें जो प्लांट्स हैं वो मतलब ग्लूकोज को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, इसीलिए उसे एटीपी के रूप में कन्वर्ट करके यूज करते हैं। रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक में ध्यान रखना है। एरोबिक में ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता होगी और एनारोबिक में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ये लेस अमाउंट में एटीपी रिलीज करता है, केवल 2 एटीपी रिलीज होते हैं, इसमें लैक्टिक एसिड बनता है। इसमें अभी हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें सेल इसके लिए बनानी होगी एक प्लांट सेल, तो ये मैं समझता हूँ रेस्पिरेशन, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इरेज करता हूँ थोड़ा। अगर हम बात करें तो ये प्लांट सेल हो गई। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गई। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गई और इसमें ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और ये क्रिस्टी है, जो ब्लैक उंगली नुमा जो निकली हुई है, इसे हम उभार, इसे हम क्रिस्टी बोलते हैं। हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के बीच का जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो ये स्पेस है, इसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और यहाँ सेल शेप होता है, इसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये जो संरचना है उंगली नुमा बाहर निकली है, इसे हम क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी है ये पूरा साइटोप्लाज्म है, ये पूरा साइटोप्लाज्म है। अभी जैसा कि ऊपर है, ये जो इनसाइड द लिविंग सेल्स में ये प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की, हमने चर्चा किया कल, हमने ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ था यहाँ से। अब जब ग्लूकोज से आगे की प्रोसेस यहाँ आगे बढ़ेगी, मीन्स ये ग्लूकोज से आगे यहाँ पायरूबिक एसिड बनेगा। ये जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन की, ये 4 फेज में कंप्लीट होती है, कहीं कहीं 3 फेज भी दिए हैं, लेकिन 4 फेजेस में कंप्लीट होती है। तो ये फर्स्ट फेज जो होगी, पायरूबिक एसिड बनेगा। पायरूबिक एसिड मीन्स ग्लूकोज से पायरूबिक एसिड बनने की जो प्रोसेस है, इसे हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। इसे हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP और 2 NADH2 प्रोड्यूस होंगे। ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस, ये तो होनी है, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो। इससे आगे फिर प्रोसेस बढ़ती है। अगर ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया होगी तो वो एरोबिक प्रोसेस होगी, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगी, तो वो एनारोबिक प्रोसेस होगी, एनारोबिक होगी। तो ये हम दोनों पर ही चर्चा कर लेते हैं, दोनों पर ही डिस्कस कर लेते हैं। अगर यहाँ
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये हो रही है, तो इसमें इसे बोलेंगे एनारोबिक रेस्पायरेशन। एनारोबिक रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें फिर यहाँ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा और केवल 2 ATP प्रोड्यूस होंगे, यहाँ 2 ATP प्रोड्यूस होंगे। ये जो 2 NADP प्रोड्यूस हुए थे वो इस प्रोसेस में एनारोबिक में कंज्यूम कर लिए जाएंगे, 2 NADP इसमें यूज कर लिए जाएंगे, केवल 2 ATP ही प्रोड्यूस होंगे। जैसा कि अभी हमने उसमें चर्चा भी की, एनारोबिक प्रोसेस में लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मीन्स केवल ओनली 2 ATP प्रोड्यूस हुए थे। अब हम बात करेंगे एरोबिक प्रोसेस की बात करेंगे, जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रियल में होगी। तो ये जो प्रोसेस है, ये फेज जो है आगे बढ़ेगी और ये पहुंचेगी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पहुंचेगी। तो इसमें क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पहुंचेगी तो यहाँ जो पायरोबिक एसिड होगा, ये एसिटिलिक कोएंजाइम ए, एसिटाइल को एंजाइम ए प्रोड्यूस करेगा। और ये जो प्रोसेस होगी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जब एंट्री करेगा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में एंट्री करेगा, तो ये जो फेज होगी ये फेज सेकेंड होगी, इसे फेज सेकेंड बोलेंगे। इसमें फेज सेकेंड में इसमें 2 यहाँ 2 NADH2 2 NADH2 प्रोड्यूस होंगे। तो ये इसमें एसिटिलिक कोएंजाइम बनेगा और 2 NADH2 प्रोड्यूस होंगे। इसके बाद ये जब प्रोसेस आगे बढ़ेगी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से जब प्रोसेस आगे बढ़ेगी, तो थर्ड फेज में ये मैट्रिक्स में पहुंचेगी। और जब मैट्रिक्स में पहुंचेगी तो यहाँ क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। क्रेब्स साइकिल पर आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यहाँ जब मैट्रिक्स में पहुंचेगी तो क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो मैट्रिक्स में जब पहुंचेगी तो ये फेज थर्ड होगी, रेस्पायरेशन की ये थर्ड फेज होगी। इसमें 6 NADH2 प्रोड्यूस होंगे और 2 FADH2 प्रोड्यूस होंगे और 2 GTP प्रोड्यूस होंगे। और GTP जो होंगे, GTP इज इक्वल टू ATP होंगे। तो ये जो है क्रेब्स साइकिल में 6 NADH2, 2 FADH2 और 2 GTP प्रोड्यूस होंगे। और ये जो फेज होगी, ये क्रेब्स साइकिल जो फेज होगी ये मैट्रिक्स की, इसे हम फेज थर्ड बोलते हैं। तो फेज थर्ड जो होगी, इसमें ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है NADH2 यहाँ से यहाँ तक जो भी NADH2, FADH2 और ये जो एनर्जी है, ये इसके द्वारा भी डायरेक्ट यूटिलाइज प्लांट्स नहीं कर पाएंगे। ये एनर्जी भी कन्वर्ट होगी अभी ATP में। अभी ये ग्लूकोज टूट रहा है लगातार। यहाँ जितना ग्लूकोज टूट सकता है फेज थर्ड में, जितना ग्लूकोज टूट सकता है वहाँ वो उतने ज़्यादा टूट गया, उसका ब्रेकडाउन। इससे ज़्यादा और ग्लूकोज नहीं टूट सकता, जितनी एनर्जी रिलीज होनी थी हो गई। इसके बाद अब ये नेक्स्ट जब क्रिस्टी में पहुँचेगा, यहाँ जब क्रिस्टी में पहुँचेगा
तो क्रस्टी वाली जो फेज होगी ये फेज 4th होगी, ये फेज 4th होगी। और इसमें जितने भी जो NADP, FADH2, NADH2 और FADH2 ये सब ATP में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, इसे हम शॉर्ट में ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम बोलते हैं। इस तरह से ये यहाँ जो है ATP प्रोड्यूस हो जाएगी। अब हम बात करते हैं ATP कैसे बने, कितने, इस पर अगर हम चर्चा करें तो 2 NADP यहाँ प्रोड्यूस हुए और 2 NADH2 यहाँ प्रोड्यूस हुए और 6 NADH2 यहाँ प्रोड्यूस हुए। टोटल NADH2 हो गए, NADH2 टोटल हो गए 10 और 2 ATP ये हैं और 2 GTP इक्वल टू ATP, तो ये 2 ये हो गए तो 4 ATP हो गए, ATP 4 एंड 2 FADH2 2 प्रोड्यूस हुए। अब हम इसे देखेंगे ATP में कैसे कन्वर्ट होंगे, इस पर अगर हम चर्चा करें तो ये 1 NADH2 इक्वल टू 3 ATP मीन्स एक NADH2 की वैल्यू 3 ATP के बराबर है, 3 ATP के बराबर है। वही 1 FADH2 की वैल्यू 2 ATP के बराबर है, इक्वल है। और अगर हम बात करें तो ये इन्हें अगर कन्वर्ट करें, कैलकुलेशन करें तो 10 NADH2 है, 10 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 30 ATP NADH2 से बने और 4 तो ये ATP 4 हैं ही और 2 FADH2 से, एक FADH2 में 2 ATP होते हैं तो 2 में 4 हुए। इस तरह से टोटल जो ATP प्रोड्यूस हुए वो 38 ATP प्रोड्यूस हुए इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इस तरह से रेस्पिरेशन की प्रोसेस में कुल एक ग्लूकोज के अणु से 38 ATP प्रोड्यूस होते हैं, बल्कि प्रोड्यूस तो 40 होते हैं। 2 ATP जो होते हैं यूटिलाइज कर लिए जाते हैं, 2 ATP का इस पूरी प्रोसेस में यूटिलाइज कर लिया जाता है, उपभोग कर लिया जाता है। तो 38 ATP की एनर्जी जो है, एक ग्लूकोज से 38 ATP की एनर्जी रिलीज होती है। इससे एग्जामिनर कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आपको ये देखना है एग्जामिनर कैसे कैसे इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। मीन्स ग्लूकोज से पायरूबिक एसिड बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अगर हम बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन का अंतिम उत्पाद क्या होगा, तो लैक्टिक एसिड होगा। एग्जामिनर पूछ सकता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितने ATP एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो 2 ATP एनर्जी प्रोड्यूस होगी एनारोबिक रेस्पिरेशन में, अनॉक्सिडेशन में। और वहीं अगर हम बात करें पायरूबिक एसिड से, जब माइटोकॉन्ड्रिया में पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जब एंट्री करते हैं तो ये फेज 2 में कितने NADH2 प्रोड्यूस होते हैं, यह क्या कौन सा एंजाइम बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पायरूबिक एसिड से जब माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पहुंचेंगे तो एस्टाइल को एंजाइम A बनेगा, ये भी ध्यान रखने का पॉइंट है। इसके बाद थर्ड फेज में जब मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में जब थर्ड स्टेज में रेस्पिरेशन में जब पहुंचेंगे तो इनमें क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। इसमें जो है ग्लूकोज मैक्सिमम जितना टूट सकता है यहाँ टूट जाता है। मीन्स यहाँ
6 NADH2 प्रोड्यूस होते हैं और 2 FADH2 और 2 GTP, और जो GTP होते हैं इक्वल टू ATP होते हैं। तो ये यहाँ टूटने के बाद फिर जब नेक्स्ट फोर्थ जो फेज होती है उसमें कुछ नहीं, केवल जो NADH2 और FADH2 और GTP हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ये ATP में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसे हम बोलते हैं ETS सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। तो ये इलेक्ट्रॉन में मतलब ATP में ट्रांसफर हो जाएंगे, इसे हम ETS बोलते हैं। और ये इस तरह से जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है ये 4 स्टेज में इस तरह से कंप्लीट होती है। इस तरह से ग्लूकोज के एक अणु से मीन्स ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। 38 ATP की एनर्जी जो है रिलीज करता है 1 ग्लूकोज का अणु। इस तरह से ये पूरी प्रोसेस है रेस्पिरेशन की, ये कंप्लीट हुई। मैं समझता हूँ आपके समझ में आ गई होगी पूरी प्रोसेस। निश्चित तौर पर जितना हो सकता था इजी वे में समझाने का प्रयास किया गया। बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए और ये कन्वर्जन का भी ध्यान रखना है। एक NADH2 में 3 ATP होते हैं और एक FADH2 में 2 ATP होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तभी आप इस पूरी प्रोसेस में जब क्रेब्स साइकिल में NADH2 और FADH2 बनेंगे तभी आप इन्हें कन्वर्ट कर पाएंगे, जब आपको पता होंगे एक ATP से एक NADH2 से कितने ATP बनेंगे, तो 3, और एक FADH2 से 2 ATP प्रोड्यूस होंगे, 2 ATP की एनर्जी रिलीज होगी। इस तरह से पूरा जो क्रेब्स साइकिल है, ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो चलती है। ये मैं समझता हूँ आपके ज़रूर समझ में आई होगी। निश्चित तौर पर आप सभी के लिए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ज़रूर मिलेगा। और भी इसमें कई तरह से, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्राइमरी एनर्जी का सोर्स क्या है कार्बोहाइड्रेट, तो इस तरह से, और कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक, जितनी भी एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन, ये सब इम्पोर्टेंट जितने भी पॉइंट डिस्कस किए सारे की सारे इम्पोर्टेंट्स हैं। निश्चित तौर पर आप सबको परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स जो है चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, आपसे आग्रह है एक बार उन्हें भी ज़रूर देखें। धन्यवाद।